हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल मानस भौतिकी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में कुछ चीजें बताई थी। आज हम फर्स्ट लेक्चर लेते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें जो एनसीईआरटी की जो बुक, ये आपके पास भौतिक विज्ञान की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें जो आपके पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसमें आपको विषय सूची में जो इसके अध्याय 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक एक हेडिंग एनसीईआरटी की हम लोग सीरियल वाइज करते चलेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र है क्या। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तथा क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस आवेश को हम साइंस के किस विभाग में पढ़ रहे हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। इसकी डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे, स्थिर अवस्था में अध्ययन, स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे। आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन जिस भौतिकी में किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब एक नया शब्द आ गया, आवेश। ये चार्ज है क्या? तो इस चार्ज को समझने के लिए, ये चार्ज जो है, जैसे हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कणों का होना बड़ा आवश्यक है, और जैसे किसी पदार्थ के निर्माण के लिए मूल कण है, वैसे मूल कणों में आवेश भी एक कण है। मूल कणों में आवेश भी एक कण है, और आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वो गुण है जिसके द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वो गुण है, और उस जिसके द्वारा उस द्रव्य के वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को समझा जाए, या वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को वो उत्पन्न करे, उसे हम आवेश कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है। तो अगर आवेश की डिफिनीशन हम देना चाहें, आवेश की डिफिनीशन, तो हम कह सकते हैं आवेश, आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वो गुण है, आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित, किसी द्रव्य पर उपस्थित, किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण वह द्रव्य वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है, प्रभावों को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। और ये आवेश जो है, ये एक अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब इस आवेश के बारे में तो हमने समझ लिया कि आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वो गुण है, और इसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं
कि किसी द्रव्य के गुण, वैद्युत और चुंबकीय गुण क्या क्या है। जैसे किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। या आप कह सकते हैं कि आप किसी भी सतह पर एक कोई आवेश रख दें तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं गुणों को समझने के लिए, किसी द्रव्य पर उपस्थित इन्हीं गुणों को अगर हम वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों से समझ सकें तो उसको हम एक नाम देते हैं आवेश का नाम, चार्ज का नाम, और ये होता एक अदिश राशि है। अब इसकी परिकल्पना आई कहां से, एक्चुअल आवेश की परिकल्पना? तो इसकी परिकल्पना को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनान का एक दार्शनिक था थेल्स, और उन्होंने, यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, अंबर क्या है, समुद्र के किनारे पाया जाने वाला एक पदार्थ है। यूनान के उधर जो समुद्र है उनके किनारे एक पदार्थ पाया जाता है जिसको अंबर कहते हैं। तो जब अंबर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा जाता है तो वो पदार्थ आवेशित हो जाता है, या उसमें आवेशन का गुण आ जाता है। और आप अपने दैनिक जीवन में भी देखिए, अगर आप बालों पर कंघा चलाते हैं तो बालों से चट चट की आवाज आती है, या आप बालों से किसी भी पदार्थ को बालों से रगड़कर किसी हल्की वस्तुओं के पास ले जाते हैं तो अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखने लगती है। तो ऐसे कई परिकल्पनाओं के आधार पर इसको समझा जा सकता है कि थेल्स थे उन्होंने जब अंबर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा तो रगड़ने पर जो उसमें गुण आया वो आवेशित होने का गुण आ गया। आवेशित होने का गुण आ गया उसमें, यानी चीजें आवेशित होने का मतलब क्या हुआ कि अंबर हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखने लगा। लेकिन ऐसा गुण आया तो बाद में इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया और देखा गया कि जब थेल्स ने इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया और उन्होंने देखा कि केवल अंबर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो किसी ऊनी वस्त्र के साथ या किसी भी वस्तु के साथ रगड़ने पर वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे मान लो एक कांच की छड़ ले ली जाए, एक कांच की छड़, और इस कांच की छड़ को हम ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ें, इस कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ें तो कांच की छड़ में भी ऐसा गुण आ जाता है कि ये हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। ऐसे अगर हम एक एबोनाइट, एक पदार्थ है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें, कैट स्किन, बिल्ली की खाल से रगड़ दें तो बिल्ली की खाल से जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में एक भी ऐसा गुण आ जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। और इन गुणों को तो देखा गया, लेकिन ये नहीं समझ पाया, ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल ये जो कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेशित होने का गुण आ रहा है और किसी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में भी जो आवेशित होने का गुण आ रहा है, क्या ये दोनों गुण अलग हैं कि एक ही है कि अलग है? इसको समझने के लिए क्या किया गया, एक कांच की छड़ ली गई और एक कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा गया और एक और कांच की छड़ ली गई और उसको भी ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा गया। और जब दोनों कांच की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाते हैं, एक कांच की छड़ एक दूसरे के जो समीप लाया गया तो इन दोनों छड़ों में यह देखा गया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करने लगी, अर्थात इनमें कुछ प्रतिकर्षण जैसा गुण दिखाई देने लगा। इन दोनों छड़ों में कुछ ऐसा प्रतिकर्षण का गुण यानी दूर हटने का ये गुण दिखाई देने लगा। और ऐसे ही जब एक एबोनाइट की छड़ को, दो एबोनाइट की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया गया, एक एबोनाइट की छड़ और ली गई और बिल्ली की खाल से रगड़कर जब एक दूसरे के समीप लाया गया तो इन दोनों छड़ों में भी ऐसा गुण दिखने लगा कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। इसमें प्रतिकर्षण का गुण आया, प्रतिकर्षण का गुण। अब ये जानना जरूरी था कि जब दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षण का गुण रखती हैं। क्या वो गुण
एबोनाइट की छड़ों को जब आपस में एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वो जो प्रतिकर्षण का गुण रखती हैं, क्या वो गुण एक दूसरे के नेचर में सेम ही है? और इसके लिए क्या किया गया, बाद में एक कांच की छड़ ली गई, एक कांच की छड़, और कांच की छड़ को रगड़ा गया ऊनी वस्त्र के साथ, और एक एबोनाइट की छड़ ली गई, बिल्ली के साथ खाल के साथ रगड़ा गया। और जब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लाए, अलग अलग रगड़ कर एबोनाइट की छड़ एक दूसरे से अलग अलग पदार्थों से रगड़कर जब एक दूसरे के समीप लाए, तो ऐसा गुण देखा गया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण रखने लगी, यानी आकर्षण का गुण रखने लगी। और ये गुण आया कैसे? इन अलग अलग पदार्थों से इन जो है पदार्थों को, अलग अलग वस्तुओं से इन पदार्थों को रगड़ने पर यह गुण आ रहा है। अब इन गुणों को अगर हम देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं, कुछ परिकल्पना निकाल सकते हैं कि कांच की छड़ में, एक कांच की छड़ को जब ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा गया और एक कांच की छड़ को और ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा गया, उनका जो आवेशित होने का गुण है वो समान है। और समान गुण वाली चीज जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करते हैं, यानी उनमें प्रतिकर्षण बल का गुण आता है। और जब एक वही चीज इसमें भी देखा गया एबोनाइट की छड़ में, जब एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली कैट स्किन से रगड़ा गया, दूसरी एबोनाइट की छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, और दूसरों को एक दूसरे के समीप लाया गया, जैसे लग रहा था कि इन दोनों में कुछ जो है आवेशन का जो गुण है वो समान है, तभी ये एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करें। लेकिन अब यहां से एक निष्कर्ष अलग आ गया कि जो कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ में विद्युतमय होने अर्थात आवेशित होने का गुण था वो अलग है, और एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में जो आवेशित होने का गुण आया वो अलग है। अर्थात ये दोनों गुण अलग हैं, यानी समान गुण अगर हैं, समान चार्ज हैं, आवेशों की परिकल्पना यहीं से शुरू हुई कि अगर समान चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी यहां से परिकल्पना जो निकल के आई कि जो आवेश अगर समान है, अगर हम यहां से देखें तो अगर आवेश समान है, समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये एक नियम निकल के आया एनसीईआरटी के अनुसार। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आवेशों की इस परिकल्पना को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब प्रतिकर्षित करने का और आवेशित करने का गुण वस्तुओं को रगड़ने के कारण आया। अब इसी के आगे हम एक अगर परिकल्पना को समझें, हेडिंग, तीसरी हेडिंग एनसीईआरटी की, कि धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना क्या है, तो उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अगर हम समझें धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना, धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस परिकल्पना। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की परिकल्पना, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ऑफ हाइपोथेसिस, अगर इसको हम लोग समझें तो हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बना है, और उसमें आवेशन की ये जो प्रक्रिया है ये किसी पदार्थ के धन अथवा ऋण कणों की जो स्थानांतरण, यानी किसी पदार्थ से धन व ऋण कणों का स्थानांतरण। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर जब मैंने कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र के साथ रगड़ा तो ऊनी वस्त्र से कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, ऐसा कह सकते हैं स्थानांतरण।
स्थानांतरण। कांच की छड़ से यानी किसी भी पदार्थ को अगर किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को हम इसी को कहते हैं आवेश वाहक। एक नया नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को हम एक नया नाम देते हैं आवेश वाहक, यानी चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स इसको हम लिख सकते हैं चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, आवेश वाहक। यानी आप जो आवेश कांच की छड़ जैसे आवेशित हुई रगड़ने पर तो ऊनी वस्त्र से कुछ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पे आए, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं अब इलेक्ट्रॉन कितना आए, कैसे आए, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन आए तो ये ऊनी वस्त्र के साथ ऊनी वस्त्र पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी ने एक बड़ा अच्छी थ्योरी दी है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, उससे हम इस थ्योरी को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इस थ्योरी इसको हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आप जानते हैं कि पदार्थ अथवा कण जिसको हम कहते हैं, इससे अणुओं का निर्माण होता है और अणु से परमाणु का निर्माण होता है और परमाणु में मुख्य रूप से एक नाभिक होता है और इसके नाभिक में समस्त परमाणु का धनावेश संचित होता है। इसमें मुख्य रूप से दो कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो परमाणु मुख्य रूप से उदासीन होता है। अब किसी भी चीज का उदासीन होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई आवेश नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन, तो इस पर होता है निगेटिव चार्ज और वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 और कूलाम, और प्रोटॉन पे उतना ही धनावेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम का। और आपका न्यूट्रॉन जो है वो कण वो उदासीन होता है मुख्य रूप से, और इसीलिए ये परमाणु जो है अविभाज्य रहता है, उदासीन रहता है। अभी उदासीन कणों की उदासीन होने की अवस्था आगे हम बताएंगे आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे इतने इतने चार्ज होते हैं। अगर मैं आपको इसके लिए इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म बताऊं, जैसे मान लेते हैं हीलियम, एक तत्व है हीलियम। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखूं तो -2 + 2 = 0, अर्थात ना तो आवेश कहीं उत्पन्न हो रहे हैं, ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं जनरेट हो रहे हैं, ना ही नष्ट हो रहे हैं। मतलब ये मुख्य रूप परमाणु जो है मुख्य रूप से उदासीन ही रहता है। अर्थात किसी भी पदार्थ से जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो ऋणावेश को प्रदर्शित करती है, यानी वो ऋणावेशित हो गया। अगर किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन आ गई तो वो पदार्थ ऋणावेशित हो गया, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी तो वो पदार्थ धनावेशित हो गया, धनावेशित हो गया। यही आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। यानी अगर किसी भी अब धातु से परमाणु, जैसे मान ले हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो रेशम के कपड़े से या ऊनी वस्त्र से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पे आए तो वो कांच की छड़ ऋणावेशित हो गई, और ऊनी वस्त्र से निकल के गए तो ऊनी वस्त्र धनावेशित हो गया। लेकिन अगर दोनों का आप देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म तो मुख्य रूप से दोनों उदासीन है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने धनावेश उतने ही ऋणावेश। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी को भी समझ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट हेडिंग है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, वे इसको कहते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और धन तथा ऋण आवेशों की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस,
इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अब हमने कहानी यहां तक बढ़ा के ले आई कि हाँ, अगर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और जिस सतह पे जाएंगे वो ऋणात्मक हो जाएगी। इतनी चीज आई। लेकिन अगर हम कहें कि ये आवेश वास्तव में कैसे संरक्षित होता है, तो इसको एक नई हेडिंग से पढ़ते हैं, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक नई हेडिंग लिख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन, या हम इसको कह सकते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब कंजर्वेशन शब्द आ गया, इसका मतलब होता है, चाहे वो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत हो, चाहे संवेग संरक्षण सिद्धांत हो, कोई भी संरक्षण सिद्धांत का मतलब है कि कोई चीज ना तो उत्पन्न हो रही है ना ही नष्ट हो रही है। यानी ना तो आप आवेश कहीं से उत्पन्न हो रहा है ना ही नष्ट हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं तो उसमें क्या होता है, एक साथ एक दूसरे पर विपरीत आवेश, एक दूसरे पर विपरीत आवेश, दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और इन आवेशों की रगड़ने के दौरान जो आवेश उत्पन्न होते हैं, इन आवेशों की, जैसे मैंने कांच की छड़ को रगड़ा और कांच की छड़ पर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, और मैंने एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, उस पर मान लीजिए निगेटिव चार्ज आ गया। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर है उतना ही निगेटिव, अगर उन दोनों का हम देखेंगे तो वो वास्तव में अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो उस पर जो कुल चार्ज आएगा वो शून्य ही आएगा। यानी ऊर्जा, इसका जो है वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या कहता है कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देता हूं। एग्जाम्पल दे दूं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को लें, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को लें। पॉजिट्रॉन भी एक कण है, जैसे मूल कण इलेक्ट्रॉन है वैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे पॉजिट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पे धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और पॉजिट्रॉन होता है धन आवेशित। जब इन दोनों जो है कणों को, या इन दोनों पर, एक इलेक्ट्रॉन पर एक दूसरे के समीप लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है पॉजिट्रॉन पे उतना ही धन आवेश होता है। और इनका जब टोटल वैद्युत आवेश देखते हैं तो मुख्य रूप से दोनों का वैद्युत आवेश शून्य आता है। लेकिन इसमें से जब इन दोनों को आपस में हम लाते हैं समीप तो इनका जो आवेश टोटल देखते हैं शून्य आ जाता है, और इससे कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। समीप लाने पर ये दोनों एक प्रकार से कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न होने के दौरान भी इस पर जो आवेश का कुल मान है वो शून्य ही रहता है। आवेश का कुल मान जो रहा हमेशा शून्य ही रहता है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाया तो इन्होंने एक दूसरे का विनाश कर दिया, एक दूसरे को नष्ट कर दिया, लेकिन नष्ट करने के दौरान कुछ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये कुछ जो ऊर्जा उत्पन्न किया उसके बाद भी जो चार्ज आया, कुल जो आवेश आया वो शून्य ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि आवेश जो है वो संरक्षित होता है, या वैद्युत आवेश के संरक्षण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग आती है, इसको आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी की हेडिंग,
हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है आवेशों के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपसे पेपर में पूछा भी जाता है आवेशों के गुण। इसमें से एक आध गुण आपके पेपर में एनसीईआरटी पूछ लेता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के कौन कौन से गुण हैं? आवेशों का अगर हम गुण समझें तो आवेशों में पहला गुण है कि आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है। आवेशों में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का गुण पाया जाता है। और आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। अभी आपने पढ़ा है आवेश का तीसरा गुण है आवेश में योग का गुण पाया जाता है। आवेश में योग का गुण पाया जाता है। अब आप कह रहे होंगे सर योग का गुण क्या है? योग का गुण का मतलब जैसे दो आवेश हैं Q1 Q2 Q3, तो इन आवेशों को हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन आवेशों को जोड़ सकते हैं बड़े आसानी से। तो आवेशों में योग का गुण भी पाया जाता है। अगला चीज जो इंपॉर्टेंट है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है, अदिश राशि है। पांचवा गुण है आवेश में वैद्युत प्रेरण का गुण पाया जाता है। आवेश में वैद्युत प्रेरण का गुण भी पाया जाता है। आवेश में वैद्युत प्रेरण का गुण पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैद्युत प्रेरण एक्चुअल है क्या? वैद्युत प्रेरण का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कोई आवेशित क्षण है और इसके पास कोई निरावेशित क्षण लाते हैं। निरावेशित क्षण का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी जितना इस पर धन है उतना ही इस पर ऋण है, जितना धन है उतना ऋण है। अब इसका जो कहते हैं कि वैद्युत प्रेरण का गुण का मतलब हुआ कि अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो ये इस सिरे पे चला आएगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को आकर्षित करेगा तो ये इस सिरे पे चला आएगा। तो ऐसे ऐसे जो वैद्युत प्रेरण का मतलब हुआ कि वैद्युत प्रेरण का मतलब जब किसी आवेशित क्षण के पास कोई निरावेशित क्षण लाते हैं तो वैद्युत प्रेरण की घटना के दौरान आवेशित जो है वैद्युत प्रेरण की घटना के दौरान समान आवेश एक सिरे पर तथा विपरीत आवेश दूसरे सिरे पर चले जाते हैं। इसी घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। तो इसमें वैद्युत प्रेरण का गुण भी पाया जाता है। आवेशों में और भी गुण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। आवेशों का जो छठवां गुण है आवेश का वेग पर प्रभाव। छठवां गुण है आवेश का वेग पर प्रभाव। वेग पर प्रभाव, क्या आवेश का वेग पर प्रभाव पड़ता है? तो देख लेते हैं। मान लेते हैं एक पिंड का विराम द्रव्यमान m0 है या m0 है। यदि v वेग से गतिशील हो तो आइंस्टीन की आप सापेक्षता का सिद्धांत क्लास 11th में पढ़े हैं। mv बराबर m0 बटे √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। अब आप खुद बताइए कि वेग का द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ रहा है। वेग का द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ रहा है। वेग का द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप कहीं देखिए यहां चार्ज दिख रहा है, आवेश नहीं, यानी आवेश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या आवेश का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आवेश का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता, आवेग का द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ता है। अगला नियम इसका है आवेश के गुणों को अगर अगला समझे तो आवेश में जो है कह सकते हैं संरक्षण का गुण भी पाया जाता है। यानी आवेश संरक्षण का नियम, किसी अभिक्रिया के दौरान भी आवेश संरक्षित रहता है। यानी आवेश संरक्षण का नियम
आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान, अभी आपको मैंने समझाया है, अभिक्रिया के दौरान आवेश संरक्षित रहता है। किसी भी अभिक्रिया के दौरान आवेश संरक्षित रहता है। यह भी नियम आप जानते हैं, किसी भी अभिक्रिया के दौरान आवेश संरक्षित रहता है। आवेश की एक प्रॉपर्टी और है, आवेश की अगली प्रॉपर्टी है एक आवेश की क्वांटम प्रकृति। ये नेचर होगा शायद 7वां या 8वां, देख लीजिएगा। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है? आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम प्रकृति क्या है? आवेश की क्वांटम प्रकृति को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आवेश जो है, इसका जो क्वांटम नेचर है, इसके लिए मिलिकन एक वैज्ञानिक है, मिलिकन। उन्होंने अपना एक आयल ड्रॉप प्रयोग दिया है, आयल ड्रॉप प्रयोग। उन्होंने कहा है आवेशों के, उन्होंने कई मान का परिकलन किया। एक मान का किया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलाम, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलाम, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 कूलाम, 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90, ऐसे कई मान अब का परिकलन किया। और उन्होंने कहा आवेश का इससे छोटा कोई मान नहीं हो सकता, यानी इसी को उन्होंने ई कहा, ई, इससे छोटा आवेश का मान नहीं हो सकता। जो भी आवेश के मान होंगे वो इसी ई के गुणज हो सकते हैं। तो उन्होंने ई कहा, तो इसको अगर चार्ज कहें, चार्ज को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज मैंने नहीं बताया, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 1 गुणे ई हो जाएगा। और लिखें तो Q बराबर 2 गुणे ई हो जाएगा, 16 दूनी 32, Q बराबर 3 गुणे ई हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 अगर मैं Q लिखूं 1 2 3 तो n इंटू ई हो जाएगा, Q बराबर n इंटू ई। क्या ई का मान जो है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, और आवेश के जो भी मान होंगे, आवेश के जो भी मान होंगे वो प्लस माइनस ई, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, डॉट 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 प्लस माइनस n इंटू ई। ये सब आवेश के जितने भी मान आएंगे सब इसी के गुणज होंगे, और आवेश का इससे छोटा कोई मान नहीं हो सकता। इसको मिल्कन ने अपने आयल ड्रॉप के प्रयोग से बताया है। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो हेडिंग है उसमें वैद्युत आवेश को समझा और वैद्युत आवेश के मूल गुण को समझा, प्रेरण द्वारा आवेशन समझा, वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो एनसीईआरटी की आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा, वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, प्रेरण तथा आवेशन, वैद्युत आवेश के मूल गुण। यहां तक हमने 4 5 6 7 हेडिंग को बड़े अच्छे से क्लियर पढ़ लिया है, और आप लोग चाहे तो इसका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। तो अब इसको हम लोग यहीं क्लास को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के नेक्स्ट लेक्चर के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।